मेरे परिवार के सदस्यों चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो सर्वे था ये सिर्फ एक फाइल के अंदर रह गया था और ये रिपोर्ट क्लोज हो गई थी। रॉकेट डिजाइन की डिटेल्स फॉरेन एजेंट्स को सेल की गई है। ऐसे एलिगेशंस इसरो साइंटिस्ट के ऊपर लगते हैं और बहुत सारे इसरो साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम तो चल रही थी, इन प्रॉब्लम के चलते यह 2017 में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है जो केरल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉज बन जाती है। वो आपके बार बहुत ज्यादा एंग्री मोड में आ जाते हैं, इस प्रोजेक्ट का बहुत जमकर विरोध करते हैं, कहीं ट्रक जलाने लग जाते हैं, कहीं दर्जनों पुलिस वालों पर हमला करने लग जाते हैं। तभी इन सब के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंट्री लेती है, द कंट्रोवर्सी बिटवीन अडानी ग्रुप एंड केरल स्टेट। ईयर 1940 में ट्रावनकोर डिस्ट्रिक्ट के दीवान होते हैं सीपी रामास्वामी अय्यर। दीवान कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं या फिर एक सीएम होते हैं। उन्होंने एक ब्रिटिश इंजीनियर को हायर करा और उसे एक सर्वे करने को कहा। इस सर्वे का मेन मोटिव था वहाँ पर जो विलिंजम टाउन है, उस टाउन पर एक पोर्ट है, उसे इंटरनेशनल पोर्ट में डेवलप किया जा सकता है या नहीं, इन सब की डिटेल्स के लिए वो सर्वे किया गया था। अब जब ये रिपोर्ट कंप्लीट करके सीपी रामास्वामी को देते हैं तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो सर्वे था ये सिर्फ एक फाइल के अंदर रह गया था और ये रिपोर्ट क्लोज हो गई थी। अब एक ये शॉर्ट की पॉइंट आपको दे देता हूँ। ये जो ट्रावनकोर डिस्ट्रिक्ट है इसे आज तिरुवनंतपुरम नाम से जानते हैं। इसी में एक टाउन है विलिंजम, वहाँ पर एक पोर्ट था, उसे डेवलप करने की बात चल रही थी और इस प्रोजेक्ट की स्टेट जो है वो केरल है। उसके ठीक 50 इयर्स लेटर ईयर 1991 में केरला के जो सीएम थे के करुणाकरन, ये इस सर्वे के ऊपर एक आइडिया लगाते हैं, इस पोर्ट को डेवलप करने की बात केरल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, क्योंकि उस समय तक एक इंटरनेशनल पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत लगने लगी थी। अब ये पोर्ट बनना जरूरी क्यों था और ये इंटरनेशनल पोर्ट की जरूरत क्या थी, इसको हम पहले थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती है ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज्यादातर सस्ता जो पड़ता है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करती है, और जो सी ट्रांसपोर्टेशन है इससे ज्यादा सस्ता और सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन कोई और होता ही नहीं है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट सस्ती कब बिकती है, जब गुड्स जो होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में जाते हैं, और बल्क में एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे MSC गल्सन होता है, एवर एस होता है, इस टाइप की जो शिप्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनको अभी थोड़ी देर के लिए मैक्स शिप अपन नाम दे देते हैं। अभी जो मैक्स शिप होते हैं इनका कंपैरिजन एक रेगुलर शिप से करके आपको मैं समझाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक जो रेगुलर कंटेनर होता है उसका साइज 1 TEU के बराबर होता है, 20 इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर, जिसमें इसकी हाइट और विड्थ 8.5 फीट के अप्रोक्स होती है और जो लेंथ होती है वो 20 फीट के अप्रोक्स होती है। अब वही जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर होता है वो 2 TEU का होता है, 220 इक्विवेलेंट यूनिट का, जिसके अंदर हाइट और विड्थ जो रहती है वो रेगुलर के बराबर रहती है, पर जो लेंथ होती है वो लेंथ 20 से बढ़ के 40 फीट हो जाती है। अभी तक जिन शिप्स से इंडिया के अंदर माल आ रहा था उन्हें फीडर शिप्स कहते थे। अभी एग्जांपल के लिए उसे मिन शिप मान लेते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो 700 to 800 फीट के बराबर होती है और इसकी जो हाइट होती है वो 110 फीट के बराबर होती है, और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 3000 रेगुलर कंटेनर और 1500 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने की होती है। वही जो मैक्स शिप होते हैं उनकी हाइट 200 to 250 फीट और लेंथ 1300 फीट, जिसकी कैपेसिटी 23,000 रेगुलर कंटेनर और 11,000 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने की होती है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज से गुड्स आता था, जैसे चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जापान से व्हीकल्स और साउथ कोरिया से ऑटो पार्ट्स वगैरह। अब ये जो कंट्रीज है ये अपना ट्रांसपोर्टेशन मैक्स शिप के जरिए ही हमेशा करती है। अब जो मैक्स शिप होता है उसका जो पोर्ट होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी होना चाहिए, उसका जो किनारा हो वहाँ पर 20 मीटर से ज्यादा की डेप्थ होनी चाहिए, पानी की गहराई होनी चाहिए, और वहीं से हाईवे और रेलवे की कनेक्टिविटी बिल्कुल बेटर होनी चाहिए। हालांकि इंडिया के अंदर पहले से बहुत हेवी पोर्ट्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, पर इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि इनके जो किनारे पर जो पानी की डेप्थ थी वो 15 मीटर थी, जिसकी वजह से जो मैक्स शिप्स होते थे वो वहाँ पर फंस जाते थे। इन पोर्ट पर जो लास्ट शिप्स आ सकते हैं वो पैनामैक्स कैटेगरी के होते हैं, जिनकी लेंथ 1000 फीट के लगभग होती थी। अब इसी वजह से जो इंटरनेशनल कंट्री से गुड्स आता था वो डायरेक्टली इंडिया में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, वो इन कंट्रियों से निकलकर पहले अदर कंट्रियों के इंटरनेशनल पोर्ट्स पर जाता था। जैसे कोलंबो पोर्ट जो श्रीलंका में है, सबसे ज़्यादा इसी से ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जाता था इंडिया में। उसके बाद सिंगापुर पोर्ट, एक पोर्ट कलांग है जो मलेशिया के अंदर है, और चौथा जो जेबल अली नाम का एक पोर्ट है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। अब इन पोर्ट के ऊपर पहले गुड्स डिलीवर होता था और वहाँ से जो मिन शिप्स होते हैं उनके जरिए इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था। और इस लेंथी प्रोसेस की वजह से टाइम मैनेजमेंट, रेपुटेशन, कॉस्टिंग
इन सबका लॉस हो रहा था और जो बेनिफिट था वो इन चारों पोर्ट्स की कंट्रीज को मिल रहा था। और सबसे मेन बात, इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी वो इन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा बन रही थी। तो इन्हीं सब के चलते 1991 में विलिंघम पोर्ट के ऊपर वापस बातचीत के करुणाकरण जी ने केरल गवर्नमेंट के सामने रखी और इस पोर्ट को डेवलप करने की बात करी। उस समय तक इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी इस पोर्ट की। और इस पोर्ट की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ से जो इंटरनेशनल पोर्ट के जो रूट थे वो सबसे बेस्ट लोकेशन पर थे और इसकी जो वाटर की डेप्थ लोकेशन थी वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। ऑल ओवर देखा जाए तो ये यही इकलौता ऐसा पोर्ट था जो ऑल ओवर टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा था। पर जब ये बात सामने आई थी तो उस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और इन्वेस्टर की कमी की वजह से ये जो प्लान होता है इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। उसके बाद नवंबर 1994 में केरल में एक केस सामने आता है, द इसरो एस्पियोनॉज केस। इस केस के अंदर रॉकेट डिजाइन की डिटेल्स फॉरेन एजेंट्स को सेल की गई है। ऐसे एलिगेशंस इसरो साइंटिस्ट के ऊपर लगते हैं और बहुत सारे इसरो साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके अंदर एक मेन साइंटिस्ट भी होते हैं, नम्मी नारायण। और इसी केस में सीएम जो करुणाकरण होते हैं उनका नाम भी बीच में आता है। इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इन्होंने केस से जुड़े जो लोग होते हैं उनको बचाने की कोशिश की है, स्पेशली वहाँ के जो आईजी होते हैं रमन श्रीवास्तव उनको। इस एलिगेशन के चलते और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हुए ये अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। उसी के बाद इनकी जगह पर आते हैं AK एंटोनी, जो सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके जस्ट बाद 1996 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसके अंदर के करुणाकरण जो होते हैं उनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये जो केस था ये पूरी तरह से एक फ्रॉड केस है। अब 1995 में UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की जो गवर्नमेंट होती है वो कुमार इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए और उन्हें हायर कर लेती है। पर वो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और फंड का इशू था, जो इन्वेस्टर की कमी थी, उसी के चलते ये जो प्रोग्रेस थी ये वापस से रद्द हो जाती है। और यही बात फिर डायरेक्ट ईयर 2004 में जो AK एंटोनी होते हैं ये वापस इस मुद्दे को उठाते हैं और इस पोर्ट को डेवलप करने का प्लान करते हैं। पर उस टाइम पर इनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, जो पॉलिटिकल प्रेशर था उस चक्कर में इन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है अपनी पोजीशन से। उनकी जगह पर नए CM आते हैं, ओमन चंडी। वो इस पूरी चीज को एनालाइज करते हैं और इसकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इसको देखते हुए प्रोजेक्ट को इजी बनाने के लिए एक टेंडर रिवील करते हैं, जिसे एक चाइनीज कंपनी 2 कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके बिड कर लेती है। एक चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी CHES, ये मेन कंपनी होती है जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है। दूसरी KD इलेक्ट्रिक कंपनी, ये इलेक्ट्रिकल और टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। और जो थर्ड आती है इनजूम डेवलपर्स, ये इंडिया बेस्ड थी जो पूरा मेंटेनेंस देखती थी। अब इस कोलैबोरेशन के अंदर जो मेजोरिटी में थी वो चाइना की 2 कंपनियां थी। इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देती है और इस टेंडर को कैंसिल करवा देती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बार बार रुकावटें आ रही थी। इन सबको देखते हुए ईयर 2009 में केरल गवर्नमेंट एक DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाती है। इस रिपोर्ट में जो ये पोर्ट का डेवलपमेंट करना है उसकी पूरी जानकारी होती है, जैसे सक्सेसफुल है या नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और आज के समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं और क्या क्या इसमें स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं। मतलब एक एक बारीक डिटेल्स पूरी इस रिपोर्ट के अंदर रहती है। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 2 कंपनीज को हायर किया जाता है। फर्स्ट L&T, लार्सन एंड टोब्रो होती है। सेकंड होती है IL&FS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये दोनों ही कंपनियां एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर 2010 में केरल गवर्नमेंट को दे देती है। गवर्नमेंट इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद इसे PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम का एक मॉडल होता है, इसके बेसिस पे टेंडर पब्लिश कर देती है। इस मॉडल के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाते हैं, जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बेनिफिट हो जाता है और पब्लिक का भी बेनिफिट होता है। और फिर जाके ईयर 2012 में इस कॉन्ट्रैक्ट को अडानी ग्रुप बिड कर लेता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइम होता है 20 ईयर्स का। पर कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से इस पर रोक लग जाती है, जिसके बाद डायरेक्ट 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट वापस से कुछ चेंजेस होकर साइन होता है, जिसमें 20 ईयर्स का जो टाइम दिया गया था उसे 40 ईयर्स कर दिया जाता है और जो अमाउंट होता है वो 7,525 करोड़ कर दिया जाता है इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। और इसी स्टेप के बाद शुरुआत होती है 2 स्टोरीज की। फर्स्ट, अडानी ग्रुप का पहला इंडियन इंटरनेशनल पोर्ट की, दूसरा इंडिया का खुद का फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट की। अब अडानी ग्रुप के लिए यह प्रोजेक्ट एक चैलेंज से कम नहीं था। इन कंपनी ने पहले भी पोर्ट्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं, पर ये जो प्रोजेक्ट था ये उन सब से अलग था। ये प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी तो थी, पर साथ में बेनिफिट था रेपुटेशन का। अब इस टॉपिक के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि वक्त लगेगा आने में पर वक्त तेरा आएगा, सब्र करके बना है तू, तुझे कौन ही डराएगा। कि वक्त लगेगा आने में, वक्त तेरा आएगा,
सब्र करके बना है तू, तुझे कौन ही डराएगा। मेहनत करके आज तूने जो साम्राज्य बनाया है, इसे मिटाने की सोच रखने वाला जल जल के खुद ही मर जाएगा। ये मैंने खुद से पहली बार कुछ ट्राई किया है, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक लाइन जरूर कहिएगा। तो फाइनली जो अडानी ग्रुप होता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बिड कर लेता है, और जब फाइनली इस प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ के जो लोकल सिविलियंस होते हैं और कुछ मछुआरे होते हैं वो इसका प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो मछुआरे होते हैं उनकी जॉब जाने लगती है, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने लगती है और वहाँ के जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस करती है कि इसके बदले आपको जगह दी जाएगी। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम तो चल रही थी, इन प्रॉब्लम के चलते यह 2017 में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है जो केरल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाती है, साइक्लोन ओकी। अब ये जो साइक्लोन था इस वजह से लगभग 39 लोगों की जान चली जाती है और 139 लोग मिसिंग हो जाते हैं और 400 to 500 घर उखड़ के एकदम बर्बाद हो जाते हैं, समुद्र के किनारे बह जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ का पूरा माहौल हो जाता है। ना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था कि जिस वजह से जो केरल गवर्नमेंट होती है ये पूरी हिल जाती है, इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी खराब हो जाती है और इसका इफेक्ट जो है वो नेशन के ऊपर भी बहुत पड़ता है, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम चल रहा था वो 1 से 1.5 ईयर्स के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब जैसे तैसे इस साइक्लोन के अटैक से रिकवर होने के बाद जब काम वापस स्टार्ट होता है तो ईयर 2019 में एंट्री होती है कोविड-19 की। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगता है उसकी वजह से लेबर होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, ना वर्कर्स होते हैं ना लेबर्स होते हैं। इस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से बंद हो जाता है और अडानी ग्रुप जो रहता है वो हिम्मत नहीं हारता है और वो अपना कमबैक करता है। लॉकडाउन की अनलॉक प्रोसेस चालू होती है, जैसे जैसे लोग आने लगते हैं धीरे धीरे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जब फाइनली इसका काम स्टार्ट हो जाता है तो लोकल प्रोटेस्टर जो रहते हैं वो आपके बार बहुत ज्यादा एंग्री मोड में आ जाते हैं, इस प्रोजेक्ट का बहुत जमकर विरोध करते हैं। कहीं ट्रक जलाने लग जाते हैं, कहीं दर्जनों पुलिस वालों पर हमला करने लग जाते हैं। ये सब जो चीजें चल रही थी इसकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर बहुत डिले हो रहा था। जहाँ पर 70% काम अभी तक हो जाना चाहिए था वहाँ पर ओनली 30 to 35% ही काम हो पाया था। तभी इन सब के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंट्री लेती है, द कंट्रोवर्सी बिटवीन अडानी ग्रुप एंड केरल स्टेट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इस प्रोजेक्ट में जो डिले हुआ था ईयर 2022 और 2023 में केरला गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप के बीच में एक विवाद हो जाता है, जिसके चलते केरला गवर्नमेंट टोटल 219 करोड़ की पेनल्टी लगाती है अडानी ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें से 43.8 करोड़ उन्हें डायरेक्ट केरल गवर्नमेंट को एट ए टाइम पे करना था और बाकी का अमाउंट 2028 तक देना होगा। सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके और प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद फाइनली 2024 में लिंजिम पोर्ट का फेज 1 डेवलप हो जाता है, जिसका इनॉग्रेशन 2 मई 2025 को पीएम मोदी करते हैं और बाकी का डेवलपमेंट अडानी ग्रुप को 2028 तक करके देना होगा। इस पोर्ट के बन जाने से हमारे बेनिफिट्स क्या क्या है? इस पोर्ट के बन जाने से दूसरे इंटरनेशनल पोर्ट्स पे जो इंडिया की डिपेंडेंसी थी वो 75% तक कम हो जाएगी। जो हमने बात की थी 4 इंटरनेशनल पोर्ट्स की, उनकी जगह डायरेक्ट शिप यहाँ आएंगे, जिससे 1500 to 1800 करोड़ तक का कॉस्ट सेविंग होगा। और हो सकता है कि इन कंट्रीज पर जो अदर कंट्रीज के शिप्स आते थे वो इंडिया के गुड रिलेशन की वजह से डायरेक्ट इंडिया पर आए। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट है तो इससे एम्प्लॉयमेंट, रिवेन्यू, नेवी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द मिशन आत्मनिर्भर भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मेरे परिवार के सदस्यों, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पूरी डिटेल्स थी, जो पूरे सोर्सेज थे, जो आर्टिकल्स थे, उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हर चीज़ का मैंने प्रूफ प्रोवाइड करा है। और सच बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम डीप रिसर्च ट्राई की है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे कहीं भी कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कहीं भी छोटी सी भी गलती हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो मुझे ना लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना शेयर चाहिए। मुझे इन सब का लालच नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें। बस ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे ये भी बताएं कि ऐसी वीडियोज़ वो लानी चाहिए नहीं। आपका जो भी कमेंट रहेगा उसी के बेसिस हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार और जय श्री राम।